हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल GS बाय AK चौधरी में। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जितने साथी अभी ऑनलाइन हैं आप सभी को शुभ संध्या मेरे प्यारे साथियों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करना चाह रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी पर। इंडियन ज्योग्राफी का ये सेकंड वीडियो लेक्चर होगा। इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी हमारे पुराने वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, जो साथी अभी जुड़े हैं और गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। साथियों, यह वीडियो लेक्चर आपके किन एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होगा, तो यह वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जो कि चयन प्रक्रिया होनी है, अगस्त माह में होनी है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप RPF, SI या कांस्टेबल देने वाले हैं और अगर आप MPPSC प्री एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तो उसके लिए यह वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में वर्तमान समय में मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जो चयन प्रक्रिया होनी है, उसकी क्लासेस ली जा रही हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ अगर आप MPPSC प्री और मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इसकी भी क्लासेस वर्तमान समय में चल रही हैं। MPSI की जो क्लासेस हैं यह भी वर्तमान में संचालित हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने अब तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही अनेकों वीडियो लेकर आने वाला हूँ, इसका आपको विधिवत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, चलिए अब बातचीत कर लेते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष को किस द्वीप का अंग माना जाता है। देखिए, प्राचीन मान्यताओं में जो बुद्धिस्ट मान्यता है, इसके अनुसार भारतीय भूभाग को जम्बू द्वीप का हिस्सा माना जाता है। तो जो जम्बू द्वीप है उसका हिस्सा माना जाता है। तो इस आधार पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है, तो जैन मान्यता के अनुसार, जैन मान्यता के अनुसार माना जाता है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वह ऋषभदेव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, ऋषभदेव। और जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, ये भी आप जानते हैं। और अगर बात करें 24वें तीर्थंकर कौन हुए, तो 24वें तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम है महावीर स्वामी। क्या नाम है बताएंगे, महावीर स्वामी नाम है। पक्की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है। तो भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या यह लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज थी, तो बिल्कुल नहीं, उर्दू लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं थी। ग्रीक लैंग्वेज, जी हाँ, भारत के लिए जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द है, ये सर्वप्रथम किस लैंग्वेज में देखने को मिलता है, ग्रीक भाषा में देखने को मिलता है। ओके, ग्रीक भाषा किस देश की भाषा मानी जाती है, तो यूनानियों की। किसकी मानी जाती है, यूनानियों की मानी जाती है। यूनानियों की भाषा मानी जाती है ग्रीक। क्या भारतीय इतिहास से यूनानियों का संबंध रहा है, बिल्कुल रहा है। भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरे आक्रांता कौन हुए हैं, तो यूनानी हुए हैं। पहले आक्रांता कौन हुए, ईरानी या फारसी हुए। दूसरे आक्रांता कौन माने जाते हैं, यूनानी। ओके साथियों, भारत में यूनानियों ने दूसरी बार आक्रमण, द्वितीय आक्रांता माने जाते हैं। आक्रांता माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बार भारत पर आक्रमण किसने किया है, तो यूनानियों ने किया था। ठीक है, पहली बार जो आक्रमण किया है वह आक्रमण ईरानियों ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा कौन सी है, तो भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कौन सी है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। आप सब जानते हैं
अगर हम प्यारे भारत देश की बात करें, ये हमारा प्यारा भारत देश है। यहाँ सिक्किम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये चिकन नेक, और ये बात करें तो दक्षिण का भारत। इसके नीचे अगर हम आ जाएं तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र, यहाँ पर ब्रह्मांड का नालायक देश, और यहाँ ब्रह्मांड का शांति प्रिय देश प्यारा सा पाकिस्तान। ओके, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है भारत की जो दक्षिणी सीमा है वो किस डिग्री से लगती है। ओके, तो अगर हम बात करें तो भारत में यहाँ पर अंडमान निकोबार है, और यहाँ से कौन सी लाइन जाती है, तो यहाँ से एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। क्या बोलते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो भारत की जो दक्षिणी सीमा है ये 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होती है, तो यहीं से भारत की दक्षिणी सीमा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, हमारा आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारत का जो मानक समय है वो किस देशांतर पर आधारित है? तो याद रखिएगा जो भारत का मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, जिसको हम 82.5 डिग्री बोल देते हैं, पूर्वी देशांतर बोलते हैं, इससे आधारित है। देखिए, अगर हम बात करें प्यारी पृथ्वी, जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने देशांतर रेखाओं में बांटा है। क्या होती हैं देशांतर रेखाएं? पृथ्वी के उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं इनको देशांतर रेखा बोलते हैं। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है बताएंगे? 360 है। कितनी देशांतर रेखाएं? 360। जो सबसे मुख्य देशांतर रेखा है इसको बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा, इसे ही ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, और ये लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर जाती है। अब इस देशांतर की वजह से पृथ्वी 2 गोलार्ध में बढ़ जाती है। ये वाली जो होती है इसको पूर्वी गोलार्ध बोल देते हैं, इसको पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। अब इसके इस तरफ में जो देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी इनको पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं, जबकि इसके इस तरफ में जो देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी इनको पश्चिमी देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो ये भी ध्यान आप रखिएगा। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वह किस देशांतर से निर्धारित होती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित होती है। ओके, क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? तो ध्यान रखिएगा 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। एक्चुअली जो भारत का प्रमाणिक समय है वो किस स्थान का स्थानीय समय है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। या इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, भारत का जो प्रमाणिक समय है वो किस बिंदु पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा जो नैनी पड़ता है या मिर्जापुर पड़ता है वहां से यह लिया गया है। तो भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर बोल दीजिए या नैनी बोल दीजिए, तो वहां से यह निर्धारित है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारे आज के छठे क्वेश्चन में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है। हमने इसके पहले ही यह डिस्कशन किया है कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ओके है साथियों, तो याद रखना राइट आंसर 5 घंटे 10 मिनट बिल्कुल नहीं, 5 घंटे 20 मिनट बिल्कुल नहीं, 5 घंटे 30 मिनट, जी हाँ, तो 5 घंटे 30 मिनट का जो समय है यही क्या है बताएंगे, याद रखना भारतीय स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम का अंतर माना जाता है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन और हो सकता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली जो लाइन है वह लाइन कौन सी है? तो आप सब जानते हैं 82.5 डिग्री
82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा है, यही रेखा क्या है बताएंगे, याद रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन बोलते हैं। और यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्य कौन से हैं, तो पहला है बताएंगे उत्तर प्रदेश, फिर है बताएंगे मध्य प्रदेश, फिर है बताएंगे छत्तीसगढ़, और फिर बात करेंगे, याद रखना कौन सा आएगा, उड़ीसा, और फिर क्या आ जाएगा बताएंगे, तो उड़ीसा के बाद में क्या आ जाएगा बताएंगे, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। पक्की बात है क्या, सहमत है, ये चर्चाएं ध्यान रखना। तो पहला राज्य है यूपी, फिर है एमपी, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, फिर है बताएंगे आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए तो तैयार रहिए इसके लिए भी, कि भारत की कर्क रेखा और भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहां पर एक दूसरे को काटती है, तो छत्तीसगढ़ के सरहोजा में एक दूसरे को काटती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का धुर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। आप नहीं समझ पाए होंगे तो मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये भारत का मुख्य दक्षिणी हिस्सा है, तो ये भारत का मुख्य दक्षिणी हिस्सा, ये वाला पॉइंट मान लीजिए, और भारत जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा आप इसको मान लीजिए। तो भूमध्य रेखा को ही ध्यान अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो यह जो रेखा है इसको भूमध्य रेखा बोल देंगे। तो भूमध्य रेखा से भारत का मुख्य बिंदु, जो मुख्य दक्षिणी बिंदु है, यह कितनी दूरी पर है, मुख्य दक्षिणी जो बिंदु है यह लगभग अगर देखा जाए कितनी दूरी पर है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन देख लीजिए, 776 बिल्कुल नहीं, 867 बिल्कुल नहीं, 876, जी हाँ 876 किलोमीटर की दूरी पर है, 916 बिल्कुल नहीं आएगा। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे, 876 बन जाएगा। आगे बढ़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा आज का 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इस पर हम बातचीत करना चाहेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई क्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भारत है, और भारत में अगर हम देखें तो ये जो स्थलीय सीमा है यहाँ से प्रारंभ होती है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से यहाँ से प्रारंभ होती है, और इसके बाद में अफगानिस्तान से लगती है, फिर चाइना से लगती है, और फिर बात करें नेपाल से लगती है, नेपाल के बाद में भूटान से लगती है, भूटान के उपरांत फिर चाइना से लगती है, और चाइना के बाद में अगर हम देखें तो यह म्यांमार, माफ़ी चाहता हूँ ये यहाँ से कट जाएगी, तो ये म्यांमार से लगती है, और म्यांमार के उपरांत यह किससे लगती है अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश से यह स्थलीय सीमा लगती है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो ध्यान रखना, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वह कितनी है, 6100 है, नहीं, यह क्या है बताएंगे, तो यह जो लंबाई 6100 दी है यह भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। यह क्या है बताएंगे, भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की जो लंबाई है यह 6100 है। ओके, ये ध्यान रखना। द्वीप समूह सहित तट सीमा की लंबाई, ये तटीय सीमा की लंबाई है, लेकिन द्वीप समूह सहित लंबाई कितनी बताएंगे, 7516 किलोमीटर की है, और 1200 किलोमीटर क्या है, तो ये कुछ नहीं है, और ये 15200 किलोमीटर क्या है, स्थलीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5200 किलोमीटर। ओके, यहां पर हमें यह भी जानना चाहिए कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है। भारत की स्थलीय जो सीमा है यह लगती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और म्यांमार के बाद में बांग्लादेश से लगती है। तो 7 ऐसे देश हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और अगले क्वेश्चन में बातचीत करते हैं। ये बताएंगे, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 7 देश कौन से हैं। तो 7 देश में अगर हम बातचीत करें तो पहला देश कौन सा दिखाई देगा हमें, तो पहला देश दिखाई देगा जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तान के नाम जानते हैं, ये अफगानिस्तान है। ये बात करेंगे बताएंगे चाइना, तो ये चाइना है, और फिर बात करेंगे तो ये नेपाल है। नेपाल के बाद में आप सब जानते हैं भूटान है, भूटान के बाद में फिर चाइना है, तो इसकी काउंटिंग नहीं करिएगा, फिर म्यांमार है,
और म्यांमार के बाद में हम बात करें तो ये हमें क्या देखने मिलेगा, बांग्लादेश देखने मिल जाएगा। क्या आप सहमत हैं? तो 7 देश कौन से हुए? तो 7 देश में सबसे पहला जो देश आएगा वह पहला देश आएगा जिसको हम बोलेंगे पाकिस्तान, दूसरा देश अफगानिस्तान, तीसरा देश चाइना, चौथा देश नेपाल, पांचवा देश भूटान, छठवां देश म्यांमार और सातवां देश बांग्लादेश। पक्की बात है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है द्वीप समूह सहित भारत के तटों की रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ओके, तो हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। मुख्य तट रेखा की लंबाई कितनी होती है? 6100 होती है। द्वीप समूह सहित कितनी होती है? 7516 होती है। ये हमने डिस्कशन कर लिया है। तो ये मुख्य तट रेखा की लंबाई है। यह जो लंबाई हमको देखने मिलेगी मुख्य तटरेखा की लंबाई है, ये द्वीप समूह सहित कितनी मिल जाएगी बताएंगे? तो द्वीप समूह सहित मिल जाएगी 7516। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन में। भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई, क्वेश्चन पूछ रहा है भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो सीधी सी बात है, भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि अगर भारत में यहां से यहां तक की लंबाई देखी जाए तो कितनी मिलेगी? 3214 किलोमीटर देखने मिल जाएगी। और भारत की पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो लंबाई है ये 29-33 किलोमीटर है। कितनी बताएंगे? 29-33 किलोमीटर है। पक्की बात है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं हमारे आज के 11वें क्वेश्चन में। भारत की पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया है कि भारत की पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी देखने मिलेगी? तो 29-33 किलोमीटर देखने मिलेगी। तो ये कहाँ की लंबाई है? पूरब से पश्चिम की लंबाई है। पूरब से पश्चिम की लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो बताएंगे 3214 है। तो बोलेंगे याद रखना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी मिलेगी? 3214 किलोमीटर मिल जाएगी। याद रखें प्यारे साथियों, यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है। हमारा आज का 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई पूछे या भारत की मुख्य तटरेखा की लंबाई पूछे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। कहने का मतलब हुआ कि ये भारत की जो तटरेखा है ये वाली कितनी है? तो ये मुख्य तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और इस तटरेखा में कितने राज्य लगते हैं? तो भारत के 9 राज्य लगते हैं। 9 राज्य लगते हैं। पश्चिमी तट पर कितने राज्य लगते हैं? तो पश्चिमी तट पर राज्य लगते हैं जिनकी संख्या 5 है। और पूर्वी तट पर कितने राज्य लगते हैं? तो इनकी संख्या 4 है। क्या आप सहमत हैं इन बातों से? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 263 स्क्वायर किलोमीटर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितने बताएंगे? 2.4% है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 2.4%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितने % है? तो 2.42% है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम ये बात करना चाहेंगे कि भारत का इतना क्षेत्रफल तो हो गया। अब ये बताइए भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान कौन सा लगता है? तो भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में स्थान है 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, विश्व में सर्वाधिक
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? तो पहले नंबर पर जो आता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं, बताएंगे रूस के नाम से। फिर कौन सा आता है? कनाडा आता है। फिर कौन आता है? चीन आता है। और फिर कौन सा आता है? बताएंगे अमेरिका आता है। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां स्थान है। पहला स्थान रूस का है, दूसरा स्थान कनाडा का है, तीसरा स्थान चीन का है, चौथा स्थान अमेरिका का है। क्या आप सहमत हैं मेरी बातों से? ठीक है। क्या अब तक जो भी बात आपको बताई गई, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या आपको समझ में आ रही हैं बातें? ठीक, ओके ओके ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा आज का 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के कुल क्षेत्रफल याद है ना, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, तो उसका कितना परसेंट पर्वतीय क्षेत्र है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट पर्वतीय क्षेत्रफल है? क्या ये 18.6% है? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। 27.7% है? बिल्कुल नहीं। 43% है? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10.7%। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों कि भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है वह पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 10.7% क्षेत्रफल में आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी है? इस बार पर्वत और पहाड़ी दोनों को ऐड कर दिया। तो जब पर्वत और पहाड़ी की हम बातचीत करेंगे तो ये परसेंटाइल कितना हो जाएगा? 29.3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29.3%। आपको मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। पर्वतों का प्रतिशत कितना है? तो पर्वतों का परसेंटेज है 10.7% है। 10.7% है। अगर पर्वत और पहाड़ी पूछे, पर्वत प्लस पहाड़ी पूछे, पर्वत और पहाड़ी पूछे, तो इसका परसेंटाइल कितना हो जाएगा? बताएंगे 29.3% हो जाएगा। आपसे मैदान पूछ ले, मैदान, तो मैदान का परसेंटेज कितना हो जाएगा? बताएंगे 43%। कितना हो जाएगा? 43% हो जाएगा। क्या सहमत है बातों से? चलिए हमारा आज का 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठारों का विस्तार है? तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पठारों का कितना विस्तार है तो सीधी सी बात आप लगाकर आएंगे, कितना परसेंट हो जाएगा? 27.7%। कितना हो जाएगा? 27.7% हो जाएगा। रिवाइज कर लें एक बार फिर से। चलिए पर्वतों का परसेंटेज, अब आप कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट तो करिए जरा, पर्वतों का परसेंटेज कमेंट कर दीजिए, कमेंट करिए। पर्वतों का परसेंटेज थोड़ी देर पहले डिस्कशन करे थे, बहुत बढ़िया। 10.7%। कितना बताएंगे? 10.7% है। अगर पर्वत और पहाड़ी पूछ ले, पर्वत प्लस पहाड़ी पूछ ले, बोलिए, कीजिए कमेंट। पर्वत और पहाड़ी पूछ ले तो बहुत बढ़िया, 29.3%। 29.3%। इसके बाद में आपसे पठार पूछ ले तो पठार का परसेंटेज कितना लगाएंगे? तो पठार का परसेंटेज लगाएंगे, आप बताएंगे 27.7%। 27.7%। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर भारत में मैदानी क्षेत्रफल की बात कर लें, मैदानी क्षेत्रफल की बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा? 29.3%। 29.3% हो जाएगा। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, माफी चाहूंगा, एक छोटी सी गलती है यहां पर, ये 43% है। मैदानी जो क्षेत्रफल है ये 43% है। ठीक है, मैदानी जो क्षेत्रफल है ये 43%, यानी कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का जो मैदान है वो 43% में जाएंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानों का परसेंटेज है? तो हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया है, मैदानों का परसेंटेज पूछेगा तो आप 43% लगाकर आएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा आज का 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो याद रखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील तक है? तो राइट आंसर लगाना है आपको इसका।
ठीक, लगाइए आंसर लगाइए। कितने समुद्री मील तक है? आंसर आ गए हैं 12 मील। क्या बताएंगे? 12 मील। और क्वेश्चन पूछ ले कि 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1 मील बराबर जो होता है वह कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर। बोलेंगे 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए, तो प्रादेशिक जल सीमा की बात करेंगे तो 12 मील या नॉटिकल मील बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के कितने नॉटिकल मील आगे पर है? तो कितने नॉटिकल मील आगे होता है बताएंगे? 24 नॉटिकल मील आगे होता है। यह भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। संलग्न क्षेत्र कॉन्टिन्यूअस जोन जो होता है वो 24 नॉटिकल मील तक में होता है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। अगर बात करें तो ये हमारी तटीय सीमा है और तटीय सीमा से 12 नॉटिकल मील में क्या होता है, तो इसे प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र बोलते हैं। और 24 नॉटिकल मील तक में क्या होता है, तो संलग्न क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो किसी भी देश की तट सीमा से 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र है और तट रेखा से बताएंगे 24 नॉटिकल मील तक में क्या मिलेगा, हम बताएंगे, याद रखना, संलग्न क्षेत्र पाया जाएगा। हमारा आज का 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं वह कितने नॉटिकल मील तक में फैला होता है? क्या ये 12 नॉटिकल मील तक में फैला होता है, 24 नॉटिकल मील में फैला होता है, या फिर अगर हम देखें तो क्या यह 200 नॉटिकल मील तक में फैला होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, बताइए आंसर। बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? 200 नॉटिकल मील। क्या हो जाएगा बताएंगे? 200 नॉटिकल मील। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, समुद्री सीमा कितने नॉटिकल मील तक में होगी, तो आप सब जानते हैं 12 नॉटिकल मील। फिर क्वेश्चन पूछ ले संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र को हम लोग क्या बोल देते हैं बताएंगे? कॉन्टिन्यूअस जोन कहलाता है। ये 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। और अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EZ। तो बोलेंगे याद रखना ये कितना होता है? 200 नॉटिकल मील तक में होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारे आज के 21वें क्वेश्चन पे। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर यह 21वां क्वेश्चन है, बाय मिसप्रिंट ये 1 लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ये 21वां क्वेश्चन है हमारा, ये 21वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है इस पे एक बार विचार कर लेते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा पर स्थित है? तो अगर हम बात करें, हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में डिस्कशन भी किया हुआ है कि अगर हम बात करें ये प्यारा भारत देश का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तटवर्तीय क्षेत्र, इसमें अगर हम बात करें तो कितने राज्य लगते हैं, तो 9 राज्य लगते हैं। पहला कौन सा राज्य लगता है, तो आप सब जानते हैं कि इस राज्य का नाम गुजरात है। इसके नीचे कौन सा राज्य लगता है, तो महाराष्ट्र राज्य यहाँ पर स्थित है। इसके नीचे कौन सा राज्य लगता है, तो आप सब जानते हैं कि ये गोवा है। गोवा के नीचे अगर आप आएंगे तो कर्नाटक स्टेट आपको देखने मिलेगा, और कर्नाटक के अगर आप नीचे आ जाते हैं तो आपको केरला स्टेट देखने मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके इस तरफ में चलें तो हमें तमिलनाडु देखने मिलेगा। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश देखने मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश के ऊपर हमें उड़ीसा स्टेट देखने मिलेगा, और उड़ीसा के ऊपर हमें पश्चिम बंगाल स्टेट देखने मिल जाएगा। क्या आप सहमत हैं बातों से? तो भारत की तटीय सीमा पर स्थित जो राज्य हैं इनकी संख्या 9 है। पश्चिमी तट पर 5 है, पूर्वी तट पर क्या है बताएंगे? 4 हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं, तब राइट आंसर आप क्या लगाइएगा? पश्चिमी तट पर जो राज्य हैं इनकी संख्या 5 है, और पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं, तो पूर्वी तट पर हमारे 4 राज्य स्थित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बातचीत कर लेते हैं। इसके उपरांत हमारे आज के 22वें क्वेश्चन पर यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर हम देखें तो ये हमारा 22वां क्वेश्चन है आज का, है ना।
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो अभी अभी थोड़ी देर पहले जब हमने डिस्कशन किया तो भारत की तट सीमा पर स्थित राज्य कितने हैं? तो 9 राज्य हैं, आप सब जानते हैं। पहले राज्य का नाम क्या है? तो गुजरात है। दूसरे राज्य का नाम आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गुजरात राज्य है, सॉरी गोवा राज्य है। यहाँ पर क्या देखने मिलेगा? कर्नाटका, तो कर्नाटका की तटीय सीमा यह है और केरला की तटीय सीमा इस प्रकार से है। इसके इस तरफ में क्या देखने मिलेगा? हमें तमिलनाडु स्टेट देखने मिलेगा। तमिलनाडु के ऊपर हमें ये आंध्र प्रदेश देखने मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के ऊपर आएंगे तो उड़ीसा देखने मिलेगा और उड़ीसा के इस तरफ में आपको पश्चिम बंगाल देखने मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इन राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य है ये हमारा गुजरात देखने मिल जाएगा। तो गुजरात की जो तट सीमा है, सबसे लंबी तट सीमा है, ये ध्यान रखना। ओके, पूर्वी तट में कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है? तो हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो सीधी सी बात है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, गुजरात की अगर हम थोड़ी सी बातचीत करें तो गुजरात भारत का वह राज्य है जो सर्वाधिक मछली पकड़ता है। गुजरात भारत का वह राज्य है जो सर्वाधिक मछली पकड़ने का कार्य कौन सा राज्य करता है? गुजरात राज्य करता है। गुजरात राज्य को प्राचीन कालखंड में क्या कहा गया? तो सौराष्ट्र कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई है? तो 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई है। अगर हम बात करें गुजरात राज्य की तो यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है इसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और याद रखना कितने हाइट की है? तो 182 हाइट की है, 182 मीटर हाइट की है। ठीक है, अगर बात करें गुजरात राज्य की तो गुजरात राज्य जो है यहीं पर एक बांध स्थित है और इस बांध का नाम क्या है बताएंगे? सरदार सरोवर बांध। क्या नाम बताएंगे? सरदार सरोवर बांध है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? हमारे गुजरात राज्य में। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखते चलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो इसलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा कैसी रेखा है? तो यह एक अक्षांश रेखा है। कैसी रेखा है बताएंगे? अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है। सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा कौन सी अक्षांश रेखा है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कैसी बताएंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा है। अगर हम बात करें कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली जो रेखा है इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये 8 राज्य कौन से हैं? तो क्रम से ध्यान दीजिएगा। इन 8 राज्यों का नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए। पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान राज्य है। तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य आ जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य आ जाएगा। चौथे नंबर पर कौन सा राज्य आ जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। 5वें नंबर पर कौन सा राज्य आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा बताएंगे जिसको हम बोलते हैं झारखंड। झारखंड के बाद में कौन सा राज्य आ जाएगा? हमारा पश्चिम बंगाल आ जाएगा। और पश्चिम बंगाल के बाद में हमें बांग्लादेश, जो कि हमारा हिस्सा नहीं है, तो उसके बाद जब हम क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? त्रिपुरा मिल जाएगा। और त्रिपुरा के उपरांत क्या मिल जाएगा बताएंगे? मिजोरम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मिजोरम मिल जाएगा। तो भारत के कितने राज्य कर्क रेखा पर बसे हुए हैं? तो भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर बसे हुए हैं। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां आएगा मिजोरम। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की बात करें कहां से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश से तो गुजरती है, गुजरात से बिल्कुल गुजरती है, तो झारखंड से भी गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती, ये हमारा पुराना क्वेश्चन है। हमारा आज का 24वां क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तो सीधी सी बात है, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा को हमने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कशन किया कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी बताएंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे माही नदी है। कौन सी हो जाएगी बताएंगे? माही नदी हो जाएगी। ओके, माही नदी जो है भारत के कितने राज्यों से बहती है? तो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से है, फिर ये राजस्थान जाती है और राजस्थान के उपरांत गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ओके, यह ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारे आज के 25वें क्वेश्चन में, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारे आज के 26वें क्वेश्चन की ओर चलिए। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप सब जानते हैं, गुजरात से तो बिल्कुल गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती है। ओडिशा से कौन सी रेखा जाती है? तो भारत की मानक समय रेखा जाती है। वह समय रेखा जो भारत का टाइम निर्धारित करती है और भारत का टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। हमारा आज का 27वां क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अब बोल रहा है गुजरती है, क्या जम्मू कश्मीर से कर्क रेखा गुजरती है क्या? बिल्कुल नहीं। हिमाचल प्रदेश से? बिल्कुल नहीं। बिहार से? बिल्कुल नहीं। झारखंड से? जी हां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे हमारा झारखंड। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बात करेंगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। हमारा आज का 28वां क्वेश्चन देख लीजिए। 28वां क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। आप सब जानते हैं कि अगर हम ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र बना लें तो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या देखने मिलेगा हमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या बोल देते हैं? इंदिरा पॉइंट। तो इसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो इंदिरा पॉइंट ही तो क्या है? यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या है बताएंगे? दक्षिणतम बिंदु है। तो दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा बताएंगे? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूर में स्थित स्थल कौन सा है? तो आप सब जानते हैं, अगर हम बात करें भारत के सबसे दक्षिण में स्थल जो है वो कौन सा बताएंगे? इंदिरा पॉइंट है, जो कि किस राज्य में है? तो राज्य नहीं है, ये अंडमान निकोबार बोलेंगे यूटी में स्थित है। और ये हमारे राजनाथ सिंह जी की विजिट हुई थी अंडमान निकोबार में और इंदिरा पॉइंट में। तो ये इंदिरा पॉइंट जो है हमारे रणनीतिक दृष्टिकोण से और अगर हम बात करें हमारे सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 30वां क्वेश्चन है। हमारा आज का 30वां क्वेश्चन हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हैं? पार्सन पॉइंट बोलते हैं। जी हां। इसे ला ही चिंग बोलते हैं। जी हां।
इसे पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं जी, बिल्कुल पिग्मेलियन पॉइंट। तो एक्चुअली जो इंदिरा पॉइंट है इसके 3 नाम हैं, पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो इंदिरा पॉइंट का नाम बताएंगे, ये तीनों के तीनों नाम है। ठीक है, बात कर लेते हैं इंदिरा पॉइंट कहां पर है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये क्या दर्जा मिला हुआ है इसे, तो इसे यूटी का दर्जा है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है बताएंगे, पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की बातचीत करें तो अंडमान निकोबार में कौन सा द्वीप स्थित है, अंडमान निकोबार में कौन से ज्वालामुखी हैं, तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर 2 ज्वालामुखी हैं। एक का नाम है बैरन ज्वालामुखी, क्या नाम है, बैरन ज्वालामुखी, और एक का नाम क्या है बताएंगे, नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी, जो बैरन ज्वालामुखी है यह कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंचा बिंदु जिसको हाईएस्ट पीक बोलते हैं, यह क्या मिलेगा, तो इसका नाम है बताएंगे, याद रखना क्या, सैडल पीक। क्या है बताएंगे, सैडल पीक। तो सैडल पीक किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो याद रखना सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ओके साथियों, ठीक। हमारे आज के 31वें क्वेश्चन में आ जाइए। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम पाया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम में स्थित है। देखिए आपको समझाते हैं। तो ये हम मान लीजिए कि भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के नॉर्थ में हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हम सब जानते हैं कि यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार मिल जाएगा, और अंडमान निकोबार का दक्षिणी बिंदु क्या मिल जाएगा, तो दक्षिणी बिंदु को हम लोग बोल देते हैं बताएंगे इंदिरा पॉइंट। क्या बोल देते हैं बताएंगे, इंदिरा पॉइंट बोल देते हैं। और इंदिरा पॉइंट की हम अगर बातचीत करें तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और दक्षिणतम बिंदु है, और यही याद रखना हमारे भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ओके, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन देख लीजिए, 32वां क्वेश्चन देख लीजिए। 32वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु कौन सा है, या उत्तरी भाग कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा पॉइंट तो सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल, सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा। तो उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा बताएंगे, इंदिरा कॉल हो जाएगा। क्या आप सहमत हैं इन बातों से। अच्छा, बात करें इसके उपरांत, अगर इसके उपरांत चर्चा करें कि इंदिरा कॉल कहां पर है, तो इंदिरा कॉल पहले जम्मू एंड कश्मीर में स्थित था। कहां पर था बताएंगे, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित था। लेकिन अगर हम बात करें 31 अक्टूबर सन 2019 के बाद से इंदिरा कॉल कहां पर है बताएंगे, लद्दाख में है। कहां पर बताएंगे, लद्दाख में। प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं कि जो इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल पहले जम्मू कश्मीर राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया, और विभाजन करने के उपरांत यहां पर 2 यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया है, और वर्तमान में जो इंदिरा कॉल है वो लद्दाख का एक हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा आज का 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस पर विचार कर लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये हमारे भारत की या दक्षिण भारत की मुख्य भूमि है, और मुख्य भूमि में यहाँ पर एक द्वीप लगता है जिसको रामेश्वरम द्वीप बोलते हैं। तो रामेश्वरम द्वीप और भारत की मुख्य भूमि को अलग करने का कार्य कौन करता है, तो यह करता है पंबन चैनल। कौन करता है बताएंगे, पंबन चैनल करता है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो रामेश्वरम द्वीप और
भारत की मुख्य भूमि के बीच पंबन चैनल है। इसे मैप के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इस मैप में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें तो ये हमारा इंडिया की मुख्य भूमि, ये हमारे भारत देश की मुख्य भूमि, और मुख्य भूमि के बाद में ये जो है जिसको हम रामेश्वरम द्वीप बोलते हैं, रामेश्वरम द्वीप भी भारत का एक हिस्सा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। रामेश्वरम द्वीप में ही भगवान श्री राम ने श्रीलंका जाने से पहले यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे हम वर्तमान में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। अगर हम यहीं पर थोड़ी सी बात और करना चाहें तो ये श्रीलंका है, और श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी पड़ती है, तो मन्नार की खाड़ी पड़ती है। कौन सी पड़ती है बताएंगे, मन्नार की खाड़ी स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हमारे आज के 35वें क्वेश्चन की ओर। आदम का पुल निम्नलिखित में से कितने देशों के मध्य है, किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो आदम का पुल क्या भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, बिल्कुल नहीं। भारत बांग्लादेश, बिल्कुल नहीं। भारत श्रीलंका इज द राइट आंसर। आदम का पुल है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। कहां पर बताएंगे, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो ये श्रीलंका, ये भारत है, और इसके बीच में याद रखना आदम का पुल स्थित है। आदम के पुल को हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। प्रभु श्री राम जी ने श्रीलंका गमन से पहले यहाँ पर आदम का पुल अर्थात राम सेतु का निर्माण किया था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 36वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 चैनल जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ, जो 10 डिग्री चैनल है ये किन दो द्वीपों को अलग करता है, किन द्वीप समूह को अलग करता है। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार को किसको अलग करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करने का कार्य करता है। तो 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान और निकोबार को अलग करने का कार्य करता है, ठीक है। इसको आप अगर मैप में देखना चाहें तो आप ये मैप में देख सकते हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है अंडमान है, नीचे वाला हिस्सा निकोबार है, और इनको जो अलग करने का कार्य कर रहा है ये 10 डिग्री चैनल कर रहा है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर पूछ ले डंकन पास किसको अलग करता है, दक्षिणी अंडमान को किससे अलग करता है, लघु अंडमान से। किससे अलग करता है, लघु अंडमान से अलग करने का कार्य करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारा आज का 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन है दीव एक द्वीप है, कहां का। दीव एक द्वीप है, कहां का द्वीप है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या यह दमन का द्वीप है, क्या यह गोवा के तट पर स्थित द्वीप है, क्या यह गुजरात के तट पर स्थित द्वीप है, या महाराष्ट्र के तट पर स्थित द्वीप है। तो आप सब जानते हैं कि जो दीव है, दीव एक द्वीप है, आइलैंड है, और ये गुजरात के तट पर स्थित है, ओके। अगर हम बात करें कि ये मैप में कहां पर है सर जी, तो ये हमें गुजरात राज्य दिखाई दे रहा है, और गुजरात राज्य के अंदर ये आपको दिख रहा होगा दीव, ओके। अगर आपको दिख रहा है तो कमेंट में यस कर दीजिए साथियों कि ये आपको विजुअल हो पा रहा है। कमेंट कर दीजिए, ओके बोल दीजिएगा। ठीक 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 ठीक, ओके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये दीव है और कहां पर है बताएंगे, याद रखना गुजरात के तट पर स्थित है। वर्तमान में ये किस यूटी के अंतर्गत आता है, तो दादर नागर हवेली दमन और द्वीप के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो श्रीलंका और भारत को जो अलग करने का कार्य करती है वो कौन करती है। क्या ग्रेट चैनल करती है, बिल्कुल नहीं। 8 डिग्री ये मालदीव मिनीकॉय करती है। पाक जल संधि, बिल्कुल। पाक जल संधि किसको अलग करती है, भारत और श्रीलंका को। अगर हम बात करें ये प्यारा भारत देश, और प्यारे भारत देश के नीचे यहाँ पर क्या लगा है, श्रीलंका, तो इनके मध्य में ही क्या है बताएंगे, मन्नार की खाड़ी, और यहीं पर क्या है बताएंगे, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि कहां पर है, तो बताएंगे भारत और श्रीलंका के मध्य। और कौन सी बताएंगे, याद रखना यहां पर खाड़ी है, तो यहां पर बताएंगे मन्नार की खाड़ी स्थित है, मन्नार की खाड़ी स्थित है, ठीक। ये भी ध्यान रखना। तो मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच में, पाक जल संधि भारत श्रीलंका के मध्य में स्थित है। 10 डिग्री आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का कार्य करती है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा को क्या बोलते हैं? तो भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आप सब जानते हैं कि भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। पहली बात, किसके मध्य में है? तो भारत और चीन के मध्य में है। ठीक, कितने किलोमीटर की लाइन है? तो 3488 किलोमीटर की लाइन है। 3488 किलोमीटर की लाइन है। इसके उपरांत बात करें कितने भारत के राज्य लगते हैं? तो एक यूटी लगता है, यूनियन टेरिटरी लगता है, जिसका नाम लद्दाख है। क्या नाम बताएंगे? लद्दाख है। और कितने राज्य लगते हैं? तो 4 राज्य इससे लगते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें मैकमोहन रेखा की, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। कितने राज्य और कितने यूटी लगते हैं? तो भारत का 1 यूटी और 4 राज्य इससे लगते हैं। कितनी लंबी लाइन है इसकी, कितनी लेंथ है इसकी? तो बताएंगे 3488 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और अगर बात करें इसका निर्माण कब किया गया था, तो इसके निर्माण की अगर हम चर्चा करें तो इसका निर्माण किया गया था सन 1914 में। किस सम्मेलन में इसका निर्माण किया गया था? तो शिमला सम्मेलन में इसका निर्माण कार्य किया गया था। सम्मेलन में निर्माण किया गया था। तो अगर हम बात करें मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य स्थित है, 3488 किलोमीटर की है। भारत का 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य इससे लगते हैं। अगर हम बात करें मैकमोहन रेखा का निर्माण, तो शिमला सम्मेलन में 1914 में किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं इसके बाद में हम अपने अगले क्वेश्चन में। और हमारा आज का 41वां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? कहने का मतलब यह हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में यह डिस्कशन किया था कि मैकमोहन रेखा किसके मध्य में है? तो भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य की जो सीमा है इसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ड्यूरेंट लाइन किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य की जो सीमा है इसे ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं। और रेड क्लिफ रेखा भारत और अगर हम बात करें पाकिस्तान के मध्य स्थित है। तो आप सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य क्वेश्चन पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए कुछ विशेष फैक्ट की चर्चा करते हैं इसमें और बातचीत को समझने का प्रयत्न करते हैं। अगर बात करें रेडक्लिफ रेखा की, तो रेडक्लिफ रेखा का निर्माण कब हुआ? तो इसका जो निर्माण कार्य है यह 17 अगस्त सन 1947 को इसका निर्माण हुआ। अगर बात करें यह किसके मध्य में है, तो याद रखेंगे यह भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। भारत और पाक के मध्य में है, पाक के मध्य है। ठीक है। अगर हम बात करें रेडक्लिफ रेखा की, तो जो रेडक्लिफ रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई देखने मिलेगी 3323 किलोमीटर की देखने मिल जाएगी। ओके, कितने भारत के यूटी इससे लगते हैं? तो लगने वाले जो राज्य हैं, इस वाले जो यूटी हैं वो 2 हैं। और कितने राज्य लगते हैं? तो बताएंगे, याद रखना 3 राज्य लगते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, रेडक्लिफ रेखा की, तो रेडक्लिफ रेखा का निर्माण 17 अगस्त 1947 को हुआ। कितनी लेंथ है इसकी? तो 3323 किलोमीटर की लंबाई है। इससे भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य लगते हैं। पहले यूटी का नाम है लद्दाख, फिर दूसरे का नाम है जम्मू कश्मीर, फिर इसके नीचे आएंगे तो हमें राज्य मिलेंगे, पंजाब राज्य, राजस्थान राज्य और फिर आएगा गुजरात राज्य। ओके, तो ये चर्चा हमने कर ली है रेडक्लिफ रेखा की। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के 42वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 42वां क्वेश्चन देख लीजिए।
भारत और चीन के बीच निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है? केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? तो इसका नाम है लद्दाख। और फिर बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो अब हमें यह देखना है कि यह जो मैकमोहन रेखा है किस राज्य के उत्तर में स्थित है। अगर हम बात करें लद्दाख में तो यह लद्दाख के कहां पर पड़ेगी? पूर्व में। तो यह जो रेखा है लद्दाख के कहां पर है? पूर्व में है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। फिर आते हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व में है। यहां पर बात करेंगे क्या आएगा? उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के भी यह पूर्व में है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के उत्तर में है और अरुणाचल प्रदेश के कहां पर? उत्तर में है। तो कौन से दो राज्य मिले हैं हमें? एक मिला सिक्किम और एक मिला है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, बिल्कुल नहीं, जम्मू कश्मीर से तो सीमा लगती ही नहीं है। तो राइट आंसर तो ये हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश से तो सीमा ही नहीं लगती। हिमाचल प्रदेश के पूर्व में है तो ये भी नहीं होने का। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के उत्तर में लगती है। ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 44वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हम सब जानते हैं 7 देशों से लगती है। कौन कौन से 7 देश हैं? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और फिर बांग्लादेश है। तो 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। अब ये बोल रहा है किससे नहीं लगती है? तो पाकिस्तान से तो बिल्कुल लगती है, बांग्लादेश से बिल्कुल लगती है, भूटान से बिल्कुल लगती है, श्रीलंका से नहीं लगती। श्रीलंका से हमारी जलीय सीमा लगती है। अब यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट में हम ये भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने किलोमीटर की है? तो ये 3323 किलोमीटर की है। बांग्लादेश के साथ में कितने किलोमीटर है? तो 4096 किलोमीटर की है। भूटान के साथ कितने किलोमीटर की है? तो 699 किलोमीटर की है। बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा है ये सबसे लंबी सीमा है, सबसे लंबी सीमा है। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ में है बताएंगे? तो भूटान के साथ। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है हमारी भूटान के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, हमारा ये 21वां क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारे आज के 45वें क्वेश्चन में। हमारा आज का जो 45वां क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता? दोस्तों पहले यहां पर यह जान लीजिएगा, जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक्चुअली एक भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये प्राचीन कालखंड के अनुसार जाता है और एक आधुनिक कालखंड के अनुसार आता है। यहां पर हमें आधुनिक भारतीय उपमहाद्वीप पूछा गया है। तो आधुनिक भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं पहले तो ये जान लीजिए। आधुनिक जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें देश जो आते हैं, इसमें पहला आता है पाकिस्तान, दूसरा आता है भारत, तीसरा जो आता है वो है नेपाल, चौथा जो आता है वो है भूटान, भूटान के बाद में आता है बांग्लादेश। कौन सा आता है बताएंगे? बांग्लादेश। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछे आधुनिक दृष्टिकोण से, तो आधुनिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश भी आता है, लेकिन श्रीलंका नहीं आता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चर्चा कर लेते हैं इसके उपरांत हमारे आज के 46वें क्वेश्चन पर। हमारा आज का 46वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्रीय तटीय सीमा सबसे छोटी है? हमने बातचीत की हुई है कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात राज्य की है। और सबसे छोटी तटीय सीमा किस राज्य की है? तो आप सब जानते हैं गोवा राज्य आएगा। तो सबसे छोटी तटीय सीमा किस राज्य की है? तो गोवा की है। और सबसे बड़ी तटीय सीमा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा आज का 47वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कशन किया है कि भारत की सबसे लंबी जो तट सीमा
हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कशन किया है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है, 4096 किलोमीटर की लगती है। और सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है वह भूटान के साथ लगती है और 699 किलोमीटर की लगती है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी सीमा, तो सीधी सी बात है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश कितने किलोमीटर की है? 4096.8 किलोमीटर की यह क्या है बताएंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा है। सहमत हैं आप बातों से? सबसे छोटी अगर पूछ लेगा तो भूटान लगा दीजिएगा, कितने किलोमीटर की है? तो आप सब जानते हैं 699 किलोमीटर की है। डन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 48वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुके हैं। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान के साथ लगती है और 699 किलोमीटर की लगती है। यहाँ पर हम ये बातचीत करना चाहेंगे भूटान के साथ भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है। तो भूटान के साथ जो है भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला राज्य सिक्किम, दूसरा राज्य हमारा पश्चिम बंगाल, तीसरा राज्य असम और चौथा राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, हमारे 49वें क्वेश्चन की ओर आइए। 49वां क्वेश्चन कह रहा है भारत को निम्नलिखित में से कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो भारत को ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको राइट आंसर लगाना है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया है तो आपको ये पता होगा कि भारत को जब हम भौगोलिक दृष्टिकोण से बांटते हैं तो उत्तर में हमें अब पर्वतीय क्षेत्र देखने मिलता है, उसके बाद में हमें वृहद मैदानी क्षेत्र देखने मिलता है, फिर अगर हम नीचे आएंगे तो हमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखने मिलेगा और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नीचे हमें समुद्रीय तटीय क्षेत्र देखने मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर पर्वतीय प्रदेश बिल्कुल सही बात है, वृहद मैदानी क्षेत्र बिल्कुल सही बात है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय क्षेत्र बिल्कुल सही बात है, सागरीय तटीय क्षेत्र बिल्कुल सही बात है। तो क्रम से जमाना है और बिल्कुल सही नाम से हमको इनको विभाजित करना है। ठीक है, अगर आप मैप में देखना चाहें तो मैप में देखेंगे कि इसको हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बोल सकते हैं। इसके बाद में ये जो है इसको वृहद मैदानी क्षेत्र बोल देते हैं, हरे वाले पार्ट को। इसके बाद में अगर आप बात करें तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र हमारा हो गया और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में समुद्र के तट पर जो क्षेत्र है इनको समुद्री तटीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। हमारा आज का 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो हमने जो अभी इसके पहले जो हमने भौगोलिक प्रदेश देखे हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है उनमें सबसे प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? तो प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश जो जाएगा वो प्रायद्वीपीय पठार जाएगा। और प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो ये किसका हिस्सा माना जाता है? तो यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। और इसकी सबसे ऊंचा बिंदु क्या है, हाईएस्ट पीक क्या है? तो इसका हाईएस्ट पीक जो है इसको बोलते हैं अन्नामुदी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, अन्नामलई पर्वत पर यह स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ी है ये उत्पत्ति और संरचना के दृष्टिकोण से किसका पार्ट मानी जाती हैं, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप सब जानते हैं कि गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं यह मेघालय राज्य में है। कहां पर है? मेघालय राज्य में है। और उत्पत्ति और संरचना के दृष्टिकोण से ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी का एक हिस्सा मानी जाती हैं। जो हमारी पूर्वोत्तर की पहाड़ी आती हैं इनमें ये सारी की सारी पहाड़ियां ऐड की जाती हैं। अगर बात करें मेघालय में तो मेघालय ये वाला क्षेत्र है, मेघालय ये जो राज्य है इसमें है, इसमें 3 पहाड़ी हैं, गारो खासी जयंतिया हैं। बात करें असम राज्य में कौन सी पहाड़ी है? तो मिकिर की पहाड़ी है और रेंगमा की पहाड़ी है। बात करें अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी की पहाड़ी आती हैं और साथ में एक पटकाई की पहाड़ी भी आती है। बात करें नागालैंड में तो नागालैंड में नागा की पहाड़ी आती है और मिजोरम में मिजो की पहाड़ी और बोलेंगे लुसाई की पहाड़ी आती है। ठीक, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ चलते हैं। हमारा आज का 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये वाला पश्चिमी तट है और ये वाला पूर्वी तट है। पश्चिमी तट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी तट में कोंकण का तट आता है, पश्चिमी तट में काठियावाड़ का तट आता है, कोंकण का तट आता है, कैनरा का तट आता है और मालाबार का तट आता है। पूर्वी तट में कोरोमंडल का तट आता है, उत्तरी सरकार का तट आता है और इसके बाद में अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का तट आता है। तो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि पश्चिमी तट का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो काठियावाड़ तो बिल्कुल है, काठियावाड़ तो बिल्कुल है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। कोंकण का तट बिल्कुल है, मालाबार का तट बिल्कुल है, कोरोमंडल का तट नहीं है। कोरोमंडल का तट कहां पर जाएगा? पूर्वी तट में जाएगा। कहां जाएगा? पूर्वी तट में जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। हमारा आज का 53वां क्वेश्चन क्या है? 53वां क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है ये किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे कोरोमंडल के नाम से, कोरोमंडल के नाम से। पश्चिमी तट को किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी तट को जानते हैं, बताएंगे मालाबार के नाम से। किसके नाम से? मालाबार के नाम से। तो पश्चिमी तट मालाबार है, पूर्वी तट कोरोमंडल का तट है। हमारा आज का 54वां क्वेश्चन देख लीजिए, कोंकण का तट कहां से कहां पर है? तो हमने पिछले ही पॉइंट में डिस्कशन किया था, जो कोंकण का तट है यह बताएंगे दमन से प्रारंभ होता है और गोवा तक आता है। अगर मैप में देखना चाहेंगे तो ये देख लीजिए, ये दमन से प्रारंभ हो रहा है और गोवा तक आ रहा है, इसको ही हम कोंकण का तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण का तट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, गोवा से कोच्चि बिल्कुल नहीं, गोवा से दीव बिल्कुल नहीं, गोवा से दमन बिल्कुल ठीक है। तो दमन और गोवा, दमन और गोवा, दमन और गोवा के बीच में ये सही है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाइए। हमारा आज का 55वां क्वेश्चन देख लीजिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है उत्पत्ति, हमारा 55वां क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो लक्षद्वीप की जो उत्पत्ति हुई है, क्या वो ज्वालामुखी से हुई है? बिल्कुल नहीं। मृदा निक्षेपण से हुई है? बिल्कुल नहीं। प्रवाल से हुई है? जी हाँ, प्रवाल द्वीप के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें तो साइंस जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो समुद्री जीव पाए जाते हैं उनमें कुछ सिलेंट्रेटा वर्ग के जीव होते हैं। सिलेंट्रेटा वर्ग के जब जीव मरते हैं तो उनसे याद रखना एक द्वीप का निर्माण होता है जिसे प्रवाल द्वीप बोलते हैं। तो प्रवाल द्वीप के रूप में हम किसको जानते हैं? लक्षद्वीप को जानते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने डिस्कशन किया है कि अंडमान निकोबार में दो ज्वालामुखी हैं। पहला ज्वालामुखी है बैरन, बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम कैसा ज्वालामुखी है बताएंगे तो याद ना प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो नारकोंडम और बैरम इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। क्वेश्चन है हमारा, न्यू मूर द्वीप कहां पर है? तो न्यू मूर जो द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है उसके निकट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है ये बताना। आइलैंड है। आइलैंड क्या होते हैं? वह स्थलखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, इनको द्वीप बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो दमन नहीं है, दीव बिल्कुल सही है, पांडुचेरी नहीं है, ये अंडमान दादर नागर हवेली एक बोल सकते हैं द्वीप समूह है, इसलिए नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से जाना जाने वाला जो क्षेत्र था, क्या वो लक्षद्वीप था? बिल्कुल नहीं। अंडमान निकोबार? जी हाँ। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहीं पर स्थित है सेंट्रल जेल, और सेंट्रल जेल में ही अंग्रेजों के द्वारा काला पानी की सजा दी जाती थी। द्वीप तो हो ही नहीं सकता। और बात करेंगे आलिया बेट का द्वीप, बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
हमारा आज का 60वां क्वेश्चन देख लीजिए। 60वां क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ये भारत के निकट अरब सागर में स्थित है, तो अरब सागर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक, तो प्यारे साथियों आज बस यहीं विराम लगाते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।